तो ये जो हमारी आज की क्लास है ना, इसमें मैं आपके साथ में 2 या 3 क्वेश्चन हैं, सिलेक्टिव क्वेश्चन है, बड़े अच्छे क्वेश्चन है। मतलब अगर हम उन्हें डिस्कस करेंगे तो उनसे हमें काफी कुछ सीखने समझने को मिलेगा। ऐसे क्वेश्चन हैं। इनमें से एक क्वेश्चन है अभी हाल में जो एनडीए का पेपर हुआ, मुझे लगता है अभी कब, एक हफ्ते पहले जो एनडीए का पेपर हुआ उसका क्वेश्चन है। और 2 क्वेश्चन है हमारे सीजीएल 2017 के पेपर से। भारत माता की जय, जय हिंद। ठीक है। तो लेट्स बिगिन द क्लास। आ जाइए, क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए। सर कितनी भी बार बोलूं कम लगता है। क्या कम लगता है बच्चे? आई लव यू। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मैं आपसे 25 को मिलने आने वाला हूं, बट आ नहीं पाया। क्या आप मिलेंगे? आ जाना पगले, कभी भी आ जाना बच्चे। ठीक है। देखिए, क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं बिना टाइम खराब किए, मतलब टाइम वेस्ट नहीं करते। देखिए, पहला क्वेश्चन जो है वो है, ये है, ही हैड अराइव्ड एट कायरो a few months before protests shook the Arab world। ठीक है। ये एनडीए के पेपर में आया वो क्वेश्चन है जो हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये, फिर बाद में सीजीएल के पेपर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सीजीएल 2017 के 1-2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखिए, ही हैड अराइव्ड एट कायरो अ फ्यू मंथ्स बिफोर प्रोटेस्ट्स शूक द आवर वर्ल्ड। शूक द अरब वर्ल्ड। हाँ ठीक है, इसका आप एक बार आंसर बताएं। हाँ बिल्कुल बताता हूँ बच्चे। ठीक है, पहले आप इस क्वेश्चन का आंसर बताएं, फिर मैं आपको बताता हूँ इंडिया की तैयारी कैसे करें। आंसर बताएं एक बार, आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर करें एक बार। हम्म, ये जो क्वेश्चन मैंने लिखा है सामने बोर्ड पर, ही हैड अराइव्ड एट कायरो अ फ्यू मंथ्स बिफोर प्रोटेस्ट्स शुक द ऑल वर्ल्ड। ठीक है, तो शुक द अरब अरब वर्ल्ड जो हमने लिखा है, इसका आंसर बताएं। हम्म, आंसर बताएं बच्चों। हम्म, अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ। ये जो सेंटेंस है ना, आप इसमें ध्यान से देखेंगे तो एक सब्जेक्ट है ही, ठीक है, और एक सब्जेक्ट है प्रोटेस्ट्स। इसका प्रेडिकेट है शुक द अरब वर्ल्ड, तो ये इसका प्रेडिकेट है। ठीक। ये सब्जेक्ट है, हैड अराइव्ड एट कायरो अ फ्यू मंथ्स। इसको अगर हम प्रेडिकेट मान लें, हैड अराइव्ड एट कायरो अ फ्यू मंथ्स, इसको हम ये मान लें कि ही का प्रेडिकेट है, तो वो जो बिफोर होगा ना, हम उसे कंजंक्शन मान सकते हैं। ठीक है, ये जो बिफोर होगा तो हम इसे कंजंक्शन मान सकते हैं कि हमारे पास 2 सब्जेक्ट हो गए, एक प्रोटेस्ट हो गया और एक ही हो गया। प्रोटेस्ट का प्रेडिकेट हैड अराइव्ड एट कायरो अ फ्यू मंथ्स हो गया, और प्रोटेस्ट का ऑब्जेक्ट हो गया, प्रेडिकेट हो गया शुक द अरब वर्ल्ड, और बिफोर कंजंक्शन हो गया जो दोनों को जोड़ देगा। लेकिन फिर एक प्रॉब्लम हो जाएगी अगर हम ऐसा मान लें। ठीक है, आप इसको समझना है क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, काफी कुछ सीखने को मिलेगा। अगर हम इस बिफोर को कंजंक्शन मान लें तो ये कहानी तो ठीक हो गई, भाई प्रोटेस्ट एक सब्जेक्ट हो गया, ही एक सब्जेक्ट हो गया, दोनों के अपने अपने प्रेडिकेट हो गए। लेकिन ये जो फर्स्ट सेंटेंस, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा है, इसमें जो प्रेडिकेट है फ्यू मंथ्स, इसको हम क्या माने? ही सब्जेक्ट हो गया, हैड अराइव्ड वर्ब हो गई, एट प्रीपोजिशन कायरो का ऑब्जेक्ट हो गया, ये हो गई एडवर्ब फ्रेज। ही हैड अराइव्ड, वेयर हैड ही अराइव्ड, तो एट कायरो, ये हो गया एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस। अब फ्यू मंथ्स को हम क्या माने? ये नाउन फ्रेज है, मंथ्स जो है वो यूनिट ऑफ टाइम है। ठीक है, तो हम इसे मान सकते हैं व्हेन का रिप्लाई। ही हैड अराइव्ड एट कायरो व्हेन, व्हेन हैड ही अराइव्ड, तो व्हेन का रिप्लाई मान सकते हैं। लेकिन व्हेन का रिप्लाई अगर मान लोगे तो व्हेन का रिप्लाई एडवर्ब होते हैं। अब फ्यू मंथ्स को एडवर्ब तो है नहीं, ये तो नाउन है। भाई मंथ नाउन है, उसकी प्लुरल फॉर्म हमने मंथ्स लिख रखी है। तो यहाँ पे पता है क्या, जो व्हेन का रिप्लाई वो फ्यू मंथ्स नहीं है, व्हेन का रिप्लाई ये बिफोर है, और एडवर्ब यहाँ पे बिफोर है। अब फ्यू मंथ्स नहीं है। फ्यू मंथ्स क्या है ये देखो, मैं आपको समझा देता हूँ फ्यू मंथ्स क्या है।
आप में से ज्यादातर बच्चों ने टेंस वगैरह में पढ़ा होगा कि जो अगो है और बिफोर है, बिफोर हालांकि कंजंक्शन भी होता है, प्रीपोजिशन भी होता है, अगो केवल एडवर्ब होता है। अगो का मतलब होता है बैकवर्ड फ्रॉम द प्रेजेंट, बैकवर्ड फ्रॉम द प्रेजेंट, ठीक है। बिफोर का मतलब होता है बैकवर्ड फ्रॉम द पास्ट, बैकवर्ड फ्रॉम द पास्ट। ये इनके मीनिंग्स हो गए। अब सपोज ये हमारी टाइमलाइन हो गई, इस टाइमलाइन पे ये पॉइंट हो गया प्रेजेंट, और इस पॉइंट प्रेजेंट से हम बैक गए, तो जिस पॉइंट पे हम पहुंच गए वो हो गया पास्ट। फिर उस पॉइंट से अगर हम कहीं बैक गए, तो जहां हम पहुंच गए वो पॉइंट हो गया पास्ट ऑफ पास्ट, ऐसे। तो जब हम प्रेजेंट के पॉइंट से बैक जाएंगे तो एगो, और पास्ट के किसी पॉइंट से बैक जाएंगे तो बिफोर। तो ये बिफोर और एगो एडवर्ब्स जो होते हैं ना, वो इस तरीके से यूज होते हैं कि अगर हम प्रेजेंट के किसी पॉइंट से बैकवर्ड जा रहे हैं तो एगो, और पास्ट के किसी पॉइंट से बैकवर्ड जा रहे हैं तो बिफोर। तो एगो और बिफोर बेसिकली एडवर्ब होते हैं। लेकिन अब एक दूसरी कहानी है, एक दूसरी कहानी है बच्चे, ठीक है, अपना समझा। गुरुदेवन एकेडमी पर अपना कोई बैच ले आओ। देखो, ये जो बच्चे हैं ना, ये पता नहीं आपका क्या है, आपका लालच है कि आपका प्यार है कि आप मेरे से कहते हो इस एकेडमी पे आ जाओ, उस एकेडमी पे आ जाओ, ऑनलाइन बैच ले आओ। भाई मेरी लोगों से निभ नहीं पाती, लोगों के अलग तरीके होते हैं। ये जिसका नाम लिख रहे हो ना, मैं इनकी एक खासियत बताता हूँ। मेरे से कहेंगे आप हमारे यहाँ पढ़ाओ, पैसे अच्छे देंगे, उसके बाद कहेंगे अपने यूट्यूब पे प्रमोशन करो, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में प्रमोशन करो। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ही नहीं है, मैं कोई ग्रुप वगैरह ज्वाइन नहीं करता, और मेरे स्टूडेंट्स भी कोई ग्रुप मुझे नहीं लगता बनाते हैं, बनाते भी होंगे तो मुझे उसमें कभी ज्वाइन नहीं करते, क्योंकि मैं किसी ग्रुप को ज्वाइन नहीं करता, ठीक है। अच्छा, दूसरा, मैं अपना प्रमोशन नहीं करता अपने यूट्यूब पे, तो किसी दूसरे का क्यों करूंगा? ये तो बेकार की बात है। जिसको अच्छा लगे वो पढ़े देखे, जिसको नहीं अच्छा लगे अपना घर जाए। मैं किसी को क्यों बहलाना फुसलाना चाहूँ? तो ये लोग बच्चे जो है ना, जो अपनी ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स वगैरह दुनिया भर में आ रहे हैं और होली धमाका, दिवाली धमाका ये सब करते रहते हैं, ये मेरे टाइप के हैं नहीं, मैं इनके साथ निभा नहीं पाऊंगा, इसलिए मैं वहां नहीं जाता। आप यहाँ पे पढ़ो, यूट्यूब पे अपना मौज लो। ऑनलाइन पढ़ना है, अपनी क्लासेस हैं, वहां पे पढ़ो, अपना ऐप है, ठीक है। तो लेकिन इनके पास जाने के लिए मत क्या करो, आप नहीं समझते कि अभी इन लोगों की कहानियां क्या है, ठीक है। हाँ, तो कोई ढंग का टीचर मुझे नहीं लगता, उसको बड़ा मुश्किल होगा निभाना उनके साथ में। आ जाओ यहाँ पे। तो जैसे अगो और बिफोर का मतलब ये हो गया बैकवर्ड फ्रॉम द प्रेजेंट और बैकवर्ड फ्रॉम द पास्ट। अब एक दूसरी कहानी समझना, कि अगर हम प्रेजेंट से बैकवर्ड जा रहे हैं तो हमने उस टाइम की ओरिएंटेशन को रेफर करने के लिए अगो लिख दिया, पास्ट से बैकवर्ड जा रहे हैं तो बिफोर लिख दिया। तो अगो बिफोर बेसिकली ये शो करते हैं कि हम किस डायरेक्शन में बैक जा रहे हैं, प्रेजेंट से या पास्ट से। लेकिन हम कितना बैक गए हमें उसका मैग्नीट्यूड भी बताना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड बताना पड़ेगा, हाउ मच हैव वी गॉन बैक, कितना बैक हम चले गए, ऐसे समझना। जैसे हमने लिखा ही इज ओल्ड, कि वो पर्सन ओल्ड है, तो ओल्ड जो है ना, ये एडजेक्टिव है एज का। हाउ मच ओल्ड, कितना ओल्ड है, अगर हमें ये बताना पड़े तो हम इसके साथ में मेजरमेंट यूनिट लिखेंगे। देखिए, ओल्ड जो है ना, ये एडजेक्टिव हमारी एज को रेफर करता है, और एज जो है ना, ये मेजरेबल क्वालिटी है। मतलब मेजरेबल का मतलब हम इसको मेजर कर सकते हैं टाइम की यूनिट्स में। टाइम की यूनिट्स का मतलब जैसे मंथ्स है, ईयर्स है, सेंचुरीज हैं। तो अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 30 ईयर्स ओल्ड, तो जो 30 ईयर्स है ना, ये है तो नाउन फ्रेज, लेकिन एक्चुअल में ये मेजरमेंट यूनिट है जो इस टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए यहाँ पे लिखी गई। उसी तरीके से जो एगो और बिफोर हम लिखते हैं ना, ये भी रेंज ऑफ टाइम को रेफर करते हैं। रेंज, रेंज का मतलब डिग्री ऑफ टाइम को। तो अगर हमने कह दिया बैकवर्ड फ्रॉम द प्रेजेंट, तो हाउ मच बैकवर्ड हमें बताना पड़ेगा, उसके लिए हमें कोई यूनिट ऑफ टाइम लिखनी पड़ेगी। कुछ भी लिख दो, 2 वीक्स एगो लिखो, 3 वीक्स एगो लिखो, कुछ भी लिख दो आप। तो हमने मान लो 2 वीक्स एगो लिख दिया। उसी तरीके से अगर हम पास से बैक गए तो कितना बैक गए ये भी हमें बताना पड़ेगा। तो मान लो हमने यहां भी लिख दिया 2 वीक्स बिफोर, तो वो जो बिफोर हमने लिखा ना, वो एडवर्ब है, लेकिन वो एडवर्ब ऑफ टाइम जो है ना, वो रेंज को रेफर करता है, टाइम की रेंज को। तो कितनी रेंज ये हमें बताना पड़ेगा, तो हमने लिख दिया अ फ्यू मंथ्स। तो ये जो अ फ्यू मंथ्स हमने लिखा ना, ये बिफोर के साथ मिलकर पूरी एक एडवर्ब फ्रेज बनाएगा। ये एडवर्ब फ्रेज ऑफ टाइम हो गई। तो जो अ फ्यू मंथ्स बिफोर है, ये एडवर्ब ऑफ फ्रेज ऑफ टाइम है। एट कायरो एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस है, और ये हमारा मेन क्लॉज है। अब एक चीज समझना, अगर वो बिफोर एडवर्ब फ्रेज का पार्ट है, तो वो तो पूरे इसी क्लॉज का पार्ट हो गया। तो फिर इन दोनों क्लॉज को जोड़ने के लिए जो कंजंक्शन चाहिए था वो कहाँ गया? कंजंक्शन तो है नहीं, ठीक है। तो वो जो कंजंक्शन है ना, वो मिसिंग है। अगर हम बिफोर को कंजंक्शन मान लेंगे तो हम इस सेंटेंस को जस्टिफाई कर लेंगे, लेकिन अगर बिफोर को कंजंक्शन मान लोगे तो अब फ्यू मंथ्स को क्या कहोगे? अब फ्यू मंथ्स जो है ये खुद तो एडवर्ब हो नहीं सकता, क्योंकि तो नाउन फ्रेज है।
तो कहानी क्या है कि इसमें जो बिफोर हमने यूज किया ना, ये बेसिकली एडवर्ब। और वैसे भी देखो, सबको पता है कि बिफोर का यूज हम तब करते हैं जब हम पास्ट के पॉइंट से बैक जाते हैं। फिर हम पास्ट के पॉइंट से जब बैक जाते हैं तो जहां हम पहुंच जाते हैं वो टाइम हमारा होता है पास्ट ऑफ पास्ट। और पास्ट ऑफ पास्ट के लिए हमें पास्ट परफेक्ट टेंसेस लिखने पड़ते हैं। तो अगर हम यहाँ पे हैड अराइव्ड लिख रहे हैं तो ऐसे समझ लो कि पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो हम पास्ट के किसी पॉइंट से बैक जा रहे होंगे। तो बिफोर जो है ना वो एडवर्ब ऑफ टाइम है, जो ये शो कर रहा है कि हम पास्ट के पॉइंट से बैक गए हैं। कितना बैक गए हैं, क्योंकि वो बिफोर हमेशा रेंज ऑफ टाइम को रेफर करता है, तो हमें रेंज भी बतानी पड़ेगी कितना बैक गए हैं। तो हमने बता दिया वहां पे अ फ्यू मंथ्स बिफोर। तो ये जो अ फ्यू मंथ्स बिफोर है, 2 वीक्स एगो है, 2 वीक्स बिफोर है, ये हमारी एडवर्ब फ्रेजेस हैं। तो अ फ्यू मंथ्स बिफोर एडवर्ब फ्रेज हो गई टाइम की, एट कायरो हो गई एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस की, हैड अराइव्ड मेन वर्ब हो गई, ही सब्जेक्ट हो गया। तो एक ये स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया, एक क्लॉज कंप्लीट हो गई। प्रोटेस्ट सब्जेक्ट हो गया, शुक द अरब वर्ल्ड पास्ट का एक इवेंट हो गया, तो वो भी एक क्लॉज कंप्लीट हो गई। लेकिन इन दोनों क्लॉज को जोड़ने के लिए कंजंक्शन चाहिए, तो मिसिंग है। ठीक है, तो हमें एक कंजंक्शन लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे कंजंक्शन लिख दो बिफोर। अब देखो ये बिफोर क्या शो कर रहा है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, इसको समझना। ये बिफोर ये शो कर रहा है कि वो जो शुक द अरब वर्ल्ड हमने लिखा है ना, वो पास्ट का एक्शन है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो वो एक्शन पास्ट का एक पॉइंट है, मान लो ये है वो पॉइंट। लेकिन उससे भी पहले का एक दूसरा एक्शन है, अराइविंग एट कायरो। ठीक है, और कितना उससे पहले, अ फ्यू मंथ्स। तो वो हमारी एडवर्ब फ्रेज हो गई अ फ्यू मंथ्स बिफोर। तो ये सेंटेंस तब सही होगा जब हम इसको ऐसे लिखें, ही हैड अराइव्ड एट कायरो अ फ्यू मंथ्स बिफोर, बिफोर प्रोटेस्ट टुक द अरब वर्ल्ड। ठीक है, तो जब हम ऐसे लिखेंगे ना, तो ये वाला बिफोर हमारा एडवर्ब हो जाएगा और ये वाला बिफोर हमारा कंजंक्शन हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो गया हमारा। ठीक है, समझ में आ गया। सर करियर भी लैब पे आ जाओ। बच्चे अब पता नहीं आप मेरे से क्या कुछ कहलवा देना चाहते हो, ये सब ऐसे ही हैं, सब एक ही से हैं, सबका एक ही काम है और सबका एक ही गोल है। ठीक है, हाँ, तो आप मेरे से कुछ कहलवाओ मत। ये मुझे क्यों बता रहे हो, मैं कहाँ चला जाऊँ, मैं क्यों चला जाऊँ बताओ। मुझे कोई परेशानी नहीं है ना, मैं अपना घर पे बैठ के एक अच्छी मूवी देख लेता हूँ, एक अच्छी किताब पढ़ लेता हूँ, उतने में मुझे खुशी मिल जाती है, बजाय कि मैं इधर उधर इन अंट संट लोगों के साथ में अपना टाइम खराब करता घूमूं। ठीक है, हाँ, तो ऐसे मत फोर्स करो। हाँ ठीक है पंकज, ये तो पंकज ये आपके चक्कर में क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया। ठीक है, ये इसका इंटरप्रिटेशन हो गया। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, 2 क्वेश्चन और हैं, वो और भी अच्छे क्वेश्चन है मुझे लगता है। तो ये था हमारे सीडीएस का पेपर का, एनडीए के पेपर का क्वेश्चन जो हमने डिस्कस कर लिया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सीजीएल के पेपर के 2 क्वेश्चन है, मैं चाहता हूं आपके साथ डिस्कस करें। देखिए, ये जो 2 क्वेश्चन मैं डिस्कस करना चाहता हूं सीजीएल 2017 के पेपर से, इनमें से पहला क्वेश्चन ये है, फूड एंड वाटर आर टू basic necessities that citizens should have should have access। ठीक है, एक क्वेश्चन ये हो गया, सीजीएल 2017, फूड एंड वाटर आर टू बेसिक नेसेसिटीज दैट सिटीजन शुड हैव एक्सेस। एक और है क्वेश्चन, थर्ड, इट टेक्स मी विद इन 15 minutes टू वॉक टू द मेट्रो स्टेशन फ्रॉम माई हाउस। तो ये 2 क्वेश्चन है, मैं चाहूंगा एक बार आप लोग भी अपना ट्राई करके जो भी समझ में आया आंसर बताएं। ये दोनों सीजीएल 2017 के पेपर में आए हुए क्वेश्चंस हैं, मेंस के पेपर में, टीयर 2। फूड एंड वाटर आर टू बेसिक नेसेसिटीज दैट सिटीजन शुड हैव एक्सेस, एंड इट टेक्स मी इट टेक्स मी विद इन 15 minutes टू वॉक टू द मेट्रो स्टेशन फ्रॉम माई हाउस। एनकॉम ए बच्चे, हाँ, रख लेता हूँ। मैं तो सोच रहा हूँ एनकॉम ए की ना एक ऑफलाइन क्लास रख लेता हूँ। अभी हमारे एलिट की क्लासेस चल रही हैं ना, लास्ट वीकेंड भी ऐसे की लीट की क्लासेस थी, इस वीकेंड भी ऐसे की लीट की क्लासेस हैं, नेक्स्ट वीकेंड भी हो सकता है ऐसे की लीट की क्लास हो, नहीं तो उनका होल्ड कर देंगे 1 हफ्ते के लिए और आप लोगों का रख लेंगे। ठीक है, तो जो भी बच्चे हैं वो अपने आ जाना।
हाँ, बिफोर को व्हेन से रिप्लेस कर सकते हैं बच्चे। व्हेन जो होता है ना, वो टाइम का जेनरिक कंजंक्शन होता है। हम किसी भी टाइम को रेफर करने के लिए व्हेन का यूज कर सकते हैं, चाहे वो पॉइंट हो, चाहे वो ड्यूरेशन हो, चाहे वो बाद में जाने वाला टाइम रेफरेंस हो, चाहे पहले जाने वाला हो। हम्म। इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर एक बार आप बताओ। अबाउट 15 मिनट्स, गुड बच्चे, अच्छी बात है। हम्म। ठीक है। पर्सनल बात करनी बच्चे, मुखर्जी नगर आके कर लेना। हम्म। देखिए मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले ये वाला समझना, 13th, इसका आंसर क्या होगा वो तो हम देख लेंगे कि इसका आंसर क्या है। इट टेक्स मी विद इन 15 मिनट्स टू वॉक टू द मेट्रो स्टेशन फ्रॉम माई हाउस, ये गलत है, लेकिन इसका आंसर क्या होगा वो हम समझ लेंगे। पहले ये समझ लें कि ये गलत क्यों है। भाई पहले तो हमें ये पता चाहिए कि ये गलत क्यों है, फिर उसके बाद में हमें ये बताना है कि इसको सही कैसे करें। मतलब दो चीजें, पहले ये बताना, पता करना है कि भाई अगर गलत है तो क्यों गलत है। दूसरा फिर ये बताना कि अगर सही कर सकें तो कैसे कर सकते हैं, क्या क्या तरीके हो सकते हैं उसको सही करने के। ठीक है, तो देखो मैं आपको समझाता हूँ। ये जो विद इन है ना, ये प्रेपोजिशन है, और 15 मिनट्स इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। जो बच्चे इस चैनल पे हैं या जो अपने से पढ़ चुके हैं, चाहे मुखर्जी नगर आके हमसे पढ़ चुके हैं या हमारे एनकॉम बैचेस में पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो सारी ये बात जानते होंगे जो मैं बता रहा हूँ, कि जब भी हम कोई प्रेपोजिशन लिखते हैं और उसके साथ में कोई ना कोई हमें हमेशा ऑब्जेक्ट लिखना पड़ता है, नाउन या प्रोनाउन। तो वो जो फ्रेज बनती है ना, वो फ्रेज या तो एडजेक्टिव होती है या एडवर्ब होती है। या तो एडजेक्टिव होती है या फिर एडवर्ब होती है। ठीक है, तो जो प्रेपोजिशनल फ्रेजेस होती हैं बेसिकली वो एडजेक्टिव या एडवर्ब होती हैं। अब हमने लिख दिया प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये बन गया एडजेक्टिव या एडवर्ब। लेकिन एक चीज ध्यान से देखना, अगर हम इस फ्रेज को एडजेक्टिव मान लें विद इन 15 मिनट्स, तो भी ये गलत है। और अगर हम इसे एडवर्ब मान लें तो भी गलत है। गलत क्यों है मैं आपको समझाता हूं। जैसे हमने लिखा है इट टेक्स मी, व्हाट डज इट टेक मी, अब हमें ये बताना है, तो हमें यहाँ पे व्हाट का रिप्लाई लिखना है। जैसे हमने लिखा इट टेक्स मी 2 hours टू डू द वर्क, इट टेक्स मी 2 hours, तो जो 2 hours है ना, ये हमारी नाउन फ्रेज है जो ऑब्जेक्ट है टेक्स्ट का। तो हमें यहाँ पे व्हाट का रिप्लाई चाहिए। व्हाट का रिप्लाई का मतलब हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन होते हैं, सब्जेक्ट भी नाउन प्रोनाउन होते हैं, एडजेक्टिव एडवर्ब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बन सकते। अब एक चीज समझना, जब ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन ही होते हैं। प्रीपोजिशनल फ्रेजेस नाउन या प्रोनाउन होती नहीं है। प्रीपोजिशनल फ्रेजेस जो होते हैं, प्रीपोजिशनल फ्रेज का मतलब समझना मैं क्या कह रहा हूँ। प्रीपोजिशनल फ्रेज का मतलब मैं कह रहा हूँ प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट यूज करने से जो फ्रेज बनती है। जैसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम फ्रेज कहते हैं, तो ये प्रीपोजिशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। ये जो फ्रेज तैयार होगी, ये फ्रेज या तो एक एडजेक्टिव या एक एडवर्ब के तरीके से फंक्शन करेगी। मतलब प्रीपोजिशनल फ्रेजेस एडजेक्टिव या एडवर्ब होती हैं। लेकिन अगर ये विद इन प्रीपोजिशन है, ध्यान रखना, जिनको ना पता वो ध्यान रखें, विद है, विद इन है, विदाउट है, ये प्रीपोजिशन होते हैं। तो विद इन प्रीपोजिशन है, 15 मिनट्स इसका ऑब्जेक्ट है। तो अगर हम इसको प्रीपोजिशनल फ्रेज को एडजेक्टिव मान लें तो भी ये गलत है, एडवर्ब मान लें तो भी गलत है, क्योंकि हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट चाहिए व्हाट का रिप्लाई। एडजेक्टिव्स होते हैं विच या व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई, एडवर्ब्स होते हैं व्हेन वेयर व्हाई हाउ का रिप्लाई। तो ये गलत है। अब एक जैसे बच्चों ने कहा कि विद इन हटा दो, लो हटा दिया, सही हो गया। अब ये सेंटेंस ग्रामेटिकली सही हो गया। लेकिन जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि कभी भी किसी सेंटेंस को करेक्ट करते टाइम उसका मीनिंग नहीं चेंज करना चाहिए। मतलब आप सेंटेंस को करेक्ट करो लेकिन मीनिंग मत चेंज करो। कॉन्टेक्स्ट चेंज करके सेंटेंसेस सही नहीं किए जाते, क्योंकि वो एक तरीके से सही करना नहीं, गलत कर देना होता है कि आपने मीनिंग ही चेंज कर दिया। तो विद इन तो हम रिमूव ही कर देंगे क्योंकि हमें एडजेक्टिव ऑर्डर की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो 15 मिनट्स है ना, ये है अमाउंट ऑफ टाइम। ये टाइम का एक अमाउंट है। 15 न्यूमरिक वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, तो ये अमाउंट ऑफ टाइम हो गया। ठीक, जैसे 15 रुपीज है, ये अमाउंट ऑफ मनी है। 15 किलोमीटर्स है, ये अमाउंट ऑफ डिस्टेंस है। तो 15 मिनट्स जो है ना, ये अमाउंट ऑफ टाइम है, तो ये नाउन है। नाउन के साथ में कम या ज्यादा जब हमें एक्सप्रेस करना होता है ना, तो हमें लिखने पड़ते हैं डिटर्मिनर्स, क्वांटिफायर्स, न्यूमरल्स, जो नंबर को या अमाउंट को रेफर करने वाले डिटर्मिनर्स होते हैं। तो इस सेंटेंस को सही करने के लिए पता है क्या, या तो आप लिखो लेस देन 15 मिनट्स। एक करेक्शन ये हो सकता है कि आप लिख दो इट टेक्स मी लेस देन 15 मिनट्स। तो वो जो विद इन 15 मिनट्स लिखकर हम मीनिंग कन्वे करना चाह रहे थे ना, हमारा वही मीनिंग है, मीनिंग भी नहीं चेंज हुआ और सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट हो गया। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी किसी सेंटेंस को करेक्ट करते समय उसका मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। जो मतलब मीनिंग होता है ना, वो प्रीमाइसेस होता है। आप उसको चेंज करके मतलब सेंटेंस को सही भले ही लगता हो आपको कर लिया आपने सही, लेकिन वो आप ग्रामेटिकली सही करते हो, बेसिकली वो गलत कर देते हो। क्योंकि जब मीनिंग कहना था कुछ और अब कह रहे हो कुछ और, तो फिर मीनिंग ही बदल गया, तो सही गलत करने का कोई फायदा तो हुआ नहीं। तो या तो हम इसको लिखें लेस देन,
तो वो विद इन वाला मीनिंग यहाँ पे कन्वे हो जाएगा। ठीक है, देखो असल में होता पता है क्या, विद इन जो होता है वो बियॉन्ड का अपोजिट होता है। देखो जैसे मान लो एक स्केल है और इस स्केल पे हमने एक पॉइंट मार्क कर दिया, मतलब स्टैंडर्ड पॉइंट एक हमने यहाँ पे मार्क कर दिया। अब कोई भी ऐसा पॉइंट, कोई भी ऐसी रेंज जो इसके परे चली गई, तो वो हो गई बियॉन्ड, बियॉन्ड दिस मार्कर। अच्छा उसके अंदर रह गई, बियॉन्ड नहीं गई, तो हो गई विद इन। तो जब हम विद इन लिखते हैं ना, तो विद इन का मतलब होता है इनसाइड, कम। बियॉन्ड का मतलब परे। तो या तो हम विद इन की जगह लिख देंगे लेस देन, इट टेक्स मी लेस देन 15 मिनट्स, या हम लिख सकते हैं नॉट मोर देन, इट टेक्स मी नॉट मोर देन 15 मिनट्स। तो इस तरीके से सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। अब देखो है क्या, ये नॉट मोर देन है या लेस देन है, ये है डिटर्मिनर्स। लेस और मोर जो होते हैं ना, ये न्यूमरल्स होते हैं, और अमाउंट को नंबर को रेफर करते हैं। तो विद इन प्रेपोजिशन होता है, तो हम उसका हटा के इनका यूज कर लेंगे। या तो लिख देंगे इट टेक्स मी लेस देन 15 मिनट्स, या हम लिख देंगे इट टेक्स मी नॉट मोर देन 15 मिनट्स, और ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। इस पे, इस वाले पे, फूड एंड वाटर आर टू बेसिक नेसेसिटीज दैट सिटीजन शुड हैव एक्सेस। Food and water are two basic necessities that citizens should have access. टैलेंट क्लासेस बाय वी कुमार। सर अराउंड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है बच्चा, लेकिन फिर ना मीनिंग चेंज हो जाएगा। जैसे ठीक है, हाँ, तो कभी भी किसी सेंटेंस को जब हम सही करते हैं ना, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो उस सेंटेंस का एक बेसिक मीनिंग है, वो मीनिंग चेंज ना हो, सेंटेंस करेक्ट हो जाए। कई बार हम क्या करते हैं ना, ग्रामर के रूल्स तो अप्लाई कर देते हैं, लेकिन हम ये ध्यान नहीं देते कि जो हम कहना चाह रहे थे उसका मीनिंग बदल जाता है, और ये तरीका सही नहीं होता है। हम्म, हम्म, सही है, आप आंसर सही बता रहे हो। किसी बच्चे ने कहा कि दैट की जगह विच लिख दें, सही है ये भी अभी। लेकिन जब ये आंसर बताते हो ना कि दैट की जगह विच लिखना है, तो एक बार ये सोचा करो ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। अगर हम दैट की जगह विच लिख रहे हैं तो ऐसा क्यों कर रहे हैं। हम्म, सही है। हम्म, राहुल सिंह कह रहे हैं मेरा जवाब दे दो। क्या जवाब दे दूं पगले, क्वेश्चन तो कुछ दिख ही नहीं रहा मुझे। चलो देखो मैं इसको बताता हूं। सबसे पहले ये सेंटेंस है क्या, इसको समझना। फूड एंड वाटर सब्जेक्ट, आर वर्ब, लिंकिंग वर्ब, टू बेसिक नेसेसिटीज कॉम्प्लीमेंट, मतलब ये भी नाउन है, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सिटीजन्स सब्जेक्ट हो गया, शुड हैव वर्ब हो गई। अब देखो ये एक्सेस वर्ड जो है ना, ये वर्ब नहीं होगा, ये वर्ब नहीं होगा। इसकी दो वजह हैं। एक वजह तो ये कि अगर हम एक्सेस को वर्ब मान लेंगे, तो हमें उसको लिखना पड़ेगा एक्सेस्ड, क्योंकि हैव जो है ना उसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अच्छा दूसरा वर्ड एक्सेस वर्ड नाउन भी होता है, एक्सेस का मतलब पहुंच भी होता है, पहुंचना भी होता है। तो एक्सेस वर्ड जो है ना, ये नाउन है, वहां पे ये जो हमने एक्सेस लिखा है ना, ये नाउन है, और ये नाउन इस एक्सेस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो एक्सेस वर्ड एक नाउन है जो कि उसका ऑब्जेक्ट है वर्ब का। ठीक है, बेसिक नेसेसिटीज नाउन है जो आर वर्ब का कॉम्प्लीमेंट है। अभी जो दैट है, हमें इसे समझना है कि इसे हम क्या माने। ये है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, और ये रेफर कर रहा है बेसिक नेसेसिटीज को। ये जो दैट वर्ड है ना, ये बेसिक नेसेसिटीज को रेफर कर रहा है। ठीक है, क्योंकि अगर हम इसे रिलेटिव प्रोनाउन नहीं मानेंगे, जैसे अगर हम ये मानेंगे दैट रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है, तो जब दैट रिलेटिव प्रोनाउन नहीं होता है तो कंजंक्शन होता है, और जब ये कंजंक्शन होता है तो ये रिलेटिव क्लॉज बनाता है। मतलब जब ये कंजंक्शन होता है तो ये नाउन क्लॉज बनाता है। नाउन क्लॉजेस जो होती हैं वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होती हैं। हमें यहाँ पे सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे पहले लिखा गया हमारा स्टेटमेंट कंप्लीट है। फूड एंड वाटर आर टू बेसिक नेसेसिटीज, ये कंप्लीट स्टेटमेंट है। ठीक है, तो इस सेंटेंस में हमें किसी और नाउन की जरूरत नहीं है जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बने, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट भी है, कॉम्प्लीमेंट भी, वर्ब भी है। तो अगर हम दैट को कंजंक्शन मान लेंगे तो ये हो जाएगी नाउन क्लॉज। ठीक है, नाउन क्लॉज ये हो नहीं सकती, क्योंकि इस सेंटेंस में नाउन की अब हमें जरूरत नहीं है। तो हम दैट को कंजंक्शन न मान के मानेंगे रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन। अब हमें समझना है कि ये रिलेटिव प्रोनाउन अगर है, तो फिर इसका सेंटेंस में यूज क्या है। भाई जो रिलेटिव क्लॉज हमने लिखी है, दैट सिटीजन शुड हैव एक्सेस, ठीक है, ये रिलेटिव क्लॉज है।
अब हम देख रहे हैं रिलेटिव क्लॉज का सब्जेक्ट है सिटीजन्स, ऑब्जेक्ट है एक्सेस। तो यहाँ पे हम नाउन को एडजस्ट कहाँ करेंगे? सब्जेक्ट उसका पहले से लिखा हुआ, ऑब्जेक्ट भी लिखा हुआ है, तो हम इसको लिखेंगे कहाँ, ये हमें समझना है। तो अब कहाँ लिखेंगे, देखो मैं आपको बताता हूँ। मैंने एक सेंटेंस लिखा, दे हैव नो एक्सेस टू द दे हैव नो एक्सेस टू द रजिस्टर। ठीक है, तो देखो दे हैव नो एक्सेस, वेयर डू दे हैव नो एक्सेस, या व्हाट थिंग दे हैव नो एक्सेस टू, किस चीज तक उनकी एक्सेस नहीं है। तो ये जो टू है ये प्रेपोजिशन है, द रजिस्टर इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। और हम ये कह सकते हैं कि जो टू द रजिस्टर हमने लिखा है ना, ये टू द रजिस्टर एक एडजेक्टिव फ्रेज है जो इस एक्सेस नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए लिखी गई है। दे हैव नो एक्सेस, व्हाट काइंड ऑफ एक्सेस? ठीक है, टू द रजिस्टर। टू द रजिस्टर का मतलब रजिस्टर तक उनकी पहुंच नहीं, मतलब उन्हें अलाउ नहीं है कि वो रजिस्टर को टच करें या रजिस्टर का यूज करें। तो ये जो टू है ना, यहाँ पे जो हम लिखते हैं एक्सेस के साथ में, जब एक्सेस नाउन होता है ना तो उसके बाद जब हम टू लिखते हैं, वो टू एक एडजेक्टिव फ्रेज बनाता है, और उसका एडजेक्टिव फ्रेज वो जो होती है वो एक्सेस को डिस्क्राइब करने के लिए यूज होती है। तो हमें एक्सेस के साथ में टू प्रिपोजिशन तब लिखनी पड़ती है जब एक्सेस नाउन होता है, और अगर हमें एक्सेस से किसी दूसरे नाउन को रिलेट करना है तो प्रिपोजिशन चाहिए होती है। अच्छा, ये प्रिपोजिशन हमें तब नहीं चाहिए होती जब एक्सेस वर्ब होता है। जैसे अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे लिखूं, दे डिड नॉट एक्सेस टू द रजिस्टर। ये प्रेपोजिशन में सारी चीजें काफी डिटेल में पढ़ाई जाती हैं। जिन बच्चों ने अपने यहाँ से पढ़ा है उनको प्रेपोजिशन में सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं, वो जान गए होंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। बाकी अपना यहाँ पे एक बार डिटेल में समझ लो। तो जैसे हमने लिखा दे डिड नॉट एक्सेस टू द रजिस्टर, अभी जो एक्सेस है ना, अब ये वर्ब है, अब ये नाउन नहीं है। क्योंकि अगर ये नाउन होता, ठीक है, तो ये डिड हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद नाउन नहीं वर्ब आएगा, तो ये वर्ब है, डिड नॉट हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है। यहाँ पे है मेन वर्ब थी तो एक्सेस नाउन हो गया। अच्छा, वैसे भी नो डिटर्मिनर होता है, नाउन के साथ लिखा जाता है, नॉट एडवर्ब होता है, वर्ब के साथ लिखा जाता है। ठीक है, तो ये एक्सेस वर्ब है। अब जब एक्सेस वर्ब होता है ना तो ट्रांसिटिव होता है। जैसे हमने कहा दे डिड नॉट हैव एक्सेस, ठीक है, दे डिड नॉट एक्सेस, व्हाट डिड दे नॉट एक्सेस, तो व्हाट का रिप्लाई डायरेक्ट आ जाएगा रजिस्टर, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो जब एक्सेस नाउन होता है तो हम एक्सेस से किसी को जब रिलेट करते हैं, देखो ये दो चीजें समझ लेना, अगर एक्सेस वर्ब है तो ये ट्रांसिटिव वर्ब है, इसके साथ में प्रीपोजिशन मत लिखा करो, दे डिड नॉट एक्सेस द रजिस्टर। लेकिन जब एक्सेस नाउन होता है और हम इससे किसी दूसरे नाउन को रिलेट करेंगे, तो रिलेट करना काम इंग्लिश में प्रीपोजिशंस का होता है, तो हमें प्रीपोजिशन चाहिए होगी। एक्सेस के साथ में प्रीपोजिशन टू यूज होती है, तो हम लिख देंगे दे हैव नो एक्सेस टू द रजिस्टर। तो यहाँ पे जो दैट हमने लिखा है ना, ये प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, ये इस हैव वर्ब का ऑब्जेक्ट तो हो नहीं सकता क्योंकि उसका ऑब्जेक्ट एक्सेस है। तो हम इस दैट प्रोनाउन को जब इस एक्सेस से रिलेट करेंगे ना, तो हमें प्रीपोजिशन चाहिए होगी, तो हम यहाँ पे लिख देंगे टू, टू। ठीक है, अब इसको एक दूसरे तरीके से भी समझना, मैं एक और तरीके से समझा देता हूं। जैसे कि सेंटेंस को मैं ऐसे लिखूं, फूड एंड वाटर आर टू बेसिक नेसेसिटीज टू दैट citizens should have access। अगर हम इसको ऐसे लिख दें, हम्म, ठीक है, देखो फूड एंड वाटर आर टू बेसिक नेसेसिटीज टू दैट सिटीजन शुड हैव एक्सेस। अगर हम इसे ऐसे लिख दें तो मुझे लगता है बाद लोग जल्दी समझ जाएंगे कि जो दैट हम रिलेटिव प्रोनाउन लिख रहे हैं प्रीपोजिशन टू का ऑब्जेक्ट है। क्योंकि ये हैव वर्ब का ना तो सब्जेक्ट है ना ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है सिटीजन, ऑब्जेक्ट है एक्सेस। लेकिन अब कहानी क्या होती है, आप में से जो बच्चे रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ चुके हैं या कुछ नहीं पढ़ चुके रिलेटिव प्रोनाउन, कम से कम ये जानते होंगे कि जो दैट रिलेटिव प्रोनाउन होता है वो अपने एंटीसीडेंट को एम्फेसाइज करने के लिए उसके साथ लिखा जाता है। मतलब जब हम कभी एम्फेसाइज करते हैं एंटीसीडेंट को और डिफाइनिंग क्लॉज होती है तो हम दैट रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो इसीलिए दैट जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है ना, वो अगर कभी किसी प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो तो वो प्रेपोजिशन हमें रिलेटिव क्लॉज के एंड में लिखनी चाहिए। क्योंकि दैट जो होता है वो हमेशा अपने एंटीसेडेंट को स्ट्रेस करने के लिए लिखा जाता है, और उसके एंटीसेडेंट के बीच में हम किसी वर्ड का यूज नहीं कर सकते, अनग्रामेटिकल होता है। तो अब इसको सही करने का तरीका देखो क्या है, या तो इस टू को यहां से हटाओ, वहां लिखो, जैसे मान लो इसको यहां से हटा लो टू को और लास्ट में लिख दो रिलेटिव क्लॉज के, जैसे वहां लिखा है फूड एंड वाटर आर टू बेसिक नेसेसिटीज दैट सिटीजन शुड हैव एक्सेस टू।
या फिर एक दूसरा ऑप्शन है दैट जो होता है ना, इसके साथ में प्रीपोजिशन हम नहीं लिख सकते, हमें रिलेटिव क्लॉज के एंड में लिखनी पड़ती है। बाकियों के साथ में ऑप्शनल होता है, चाहे साथ में लिख दो चाहे अलग लिख दो। तो अगर हम दैट की जगह विच लिख देना तो भी सही हो जाएगा, लेकिन अगर यहां पे विच लिख देंगे तो सही नहीं हो पाएगा, क्योंकि विच लिखोगे तो टू भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो जो हम रिलेटिव नाउन लिख रहे हैं ना वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, वो वर्ब का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर विच लिखा होगा तो हम यहां भी टू लिख सकते हैं, लास्ट में भी लिख सकते हैं, ऑप्शनल है। लेकिन दैट चूंकि अपने एंटीसेंट को स्ट्रेस करता है, तो उसको अगर हम कभी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना के लिखेंगे दैट को, तो प्रीपोजिशन हमेशा रिलेटिव क्लॉज के एंड में आएगी। तो इस सेंटेंस को हम दो तरीके से सही कर सकते हैं। एक तरीका ये है कि एक्सेस के बाद में टू प्रीपोजिशन लिख दो, दैट सिटीजन शुड हैव एक्सेस एक रिलेटिव क्लॉज है, टू प्रीपोजिशन उसके लास्ट में लिखे रहने दो। दूसरा ऑप्शन ये है कि दैट हटाओ, विच लिखो और उससे पहले टू लिखो। ठीक है, फूड एंड वाटर आर टू बेसिक नेसेसिटीज टू विच सिटीजन शुड हैव एक्सेस। अब हमसे ये पूछा जाएगा करेक्शन क्या करें। भाई करेक्शन ये भी हो सकता है, करेक्शन वो भी हो सकता है, लेकिन अब करें कौन सा। तो देखो, इंग्लिश को हम पढ़ते हैं लेफ्ट टू राइट, जैसे इंग्लिश हम पढ़ते हैं तो हम इंग्लिश को लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं। तो अगर कभी हमें ऐसा लगे कि इस पॉइंट पे सेंटेंस में हम करेक्शन कर सकते हैं और इस पॉइंट पे भी करेक्शन कर सकते हैं, चाहे हम ये करेक्शन कर दें चाहे वो करेक्शन कर दें, दोनों लॉजिकल हैं और सेंटेंस दोनों तरीके से सही हो जाएगा, तो हमेशा बाद वाला ही करना। ठीक है, तो मैं आंसर ये दूंगा कि वो जो एक्सेस है ना नाउन, उसके बाद टू लिखो, बजाय कि यहाँ पे टू विच लिखने के। करेक्शन क्या करो हमेशा बाद में। तो ये इसका आंसर था। ठीक है, फूड एंड वाटर आर टू बेसिक नेसेसिटीज दैट सिटीजन शुड हैव एक्सेस टू। चलिए, यही दो क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता था। देखो, तीन ही क्वेश्चन डिस्कस करने के चक्कर में आधा घंटा हो गया। तो आज तो बस मैं इतना ही डिस्कस करना चाह रहा था, बाकी सैटरडे संडे को मिलेंगे तो ज्यादा टाइम डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग अपना मेहनत करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। और आज के लिए क्या, ये बच्चा क्या बोला था, क्लियर नहीं दिख रहा, चलो लाइट्स अगली क्लास में बढ़वा देंगे। ठीक है बच्चे। हाँ, एक बच्चा क्या कह रहा है, सर आपने मुझे भी जवाब नहीं दिया, एनकॉम जी में एडमिशन लेना है लेकिन फीस कम कर दीजिए प्लीज, कोई ऑफर हो तो मुझे दे दीजिए। पता नहीं, मैं कह नहीं पाऊंगा या तुम समझ नहीं पाओगे। ठीक है, मैं ऑफर में विश्वास नहीं करता यार, मैं अपना खाली बैठता हूँ, मौज लेता हूँ। लेकिन चलो, मैं फिर बाद में कभी बात करूंगा इन चीजों को लेकर। अभी तो जाता हूँ, डिनर कर लेता हूँ, आज बड़ा लेट हो गया हूँ। ठीक है। तो थैंक्स एवरीबॉडी, बहुत अच्छा लगा तुम लोगों के साथ में इतना टाइम बिताकर। ठीक है, और अपना टच में रहना, मेहनत करते रहो। आगे फिर जल्दी मिलेंगे किसी दूसरी क्लास में सैटरडे संडे को, अच्छे क्वेश्चंस आके डिस्कस करेंगे इसी टाइप के जैसे आज डिस्कस किए। तब तक के लिए सभी को गुड नाइट। ठीक है, थैंक्स, बाय बाय, टेक केयर।